बजरंग बली की, बजरंग बली की। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। पक्का दोगे ना? मेरा आपसे आग्रह है, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की तरह 10 मई को अवश्य मतदान करिएगा। मेरा आग्रह कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए है, आपके परिवार की नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये सुन लिया प्रधानमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। कर्नाटक के उज्जवल भविष्य के लिए, कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के लिए बजरंग बली का नाम भी लिया, बजरंग बली का नाम लेकर याद करके सजा दे देना कांग्रेस को, ये सब उन्होंने कहा। लेकिन क्या जनता ने सजा बीजेपी को दे दी? बजरंग बली का ही नाम लेकर बीजेपी को सजा दे दी। जिस बजरंग बली का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी 19 में से 12 सभाओं में रैलियां कर रहे थे, जिस बजरंग बली का नाम लेकर अमित शाह लगातार टेलीविजन चैनलों पर बयान दे रहे थे, अमित शाह जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के दर्जनों नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सब के सब बजरंग बली को मुद्दा बनाने में जुट गए। जबकि सवाल किस पर था? सवाल बजरंग दल पर था। और बजरंग दल पर क्यों सवाल था? क्योंकि बजरंग दल कर्नाटक के कुछ जिलों में बहुत उस तरह से सक्रिय है जहां हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई चौड़ी हो, जहां हिजाब का मुद्दा उठे, जहां बुर्का का मुद्दा उठे, जहां हलाल और झटका का मुद्दा उठे, जहां मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठे, जहां टीपू सुल्तान का मुद्दा उठे, जहां मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठे, जहां मस्जिद और मंदिर का मुद्दा इस तरह से उठे कि मंदिरों के आसपास से मुस्लिम जो दुकानदार थे उन्हें हटाया गया। ऐसी कई जगह से खबरें आई और ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, चाहे प्रमोद मुतालिक का संगठन श्री राम सेने के कार्यकर्ताओं ने क्या हो, हिंदुत्ववादी संगठनों का उभार कर्नाटक के कई जिलों में, तटीय इलाके में, कर्नाटक के तटीय इलाके में जो बीजेपी और आरएसएस की प्रयोगशाला मानी जाती है, उन इलाकों में बजरंग दल के उत्पात, तांडव या हंगामे या जो कुछ भी है उसको लेकर अगर कांग्रेस ने कहा कि जो भी ऐसे संगठन वो सांप्रदायिक सद्भाव, ताना बाना को नुकसान पहुंचाएंगे उन पर हम बैन लगाएंगे, पीएफआई हो या बजरंग दल, उसको प्रधानमंत्री ने बजरंग दल से जोड़ा और पूरी बीजेपी की मशीनरी बजरंग दल को बजरंग बली बनाने में जुट गई। बाइट आपने सुना दी, आपको मैंने सुना दिया। और ये बयान जब चलने लगा तो एक बार लगा, बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, वो लिखने लगे कि कांग्रेस से चूक हो गई, कांग्रेस ने एक तरह से कहें कि सेल्फ गोल कर लिया। बहुत सारे लोग कहने लगे कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बहुत सारे सोशल मीडिया पर विश्लेषक कहने लगे कि जब सब कुछ ठीक जा रहा था, जब कांग्रेस के हिसाब से नैरेटिव बन रहा था, जब कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन के मुद्दे को लेकर बहुत तेजी से बीजेपी से आगे दिख रही थी, जब कांग्रेस सत्ता के करीब थी, तो कांग्रेस से ये चूक क्यों हो गई, या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिख दिया, घोषणा पत्र में बजरंग बली का जिक्र क्यों किया, और कांग्रेस ने मोदी को मुद्दा क्यों दिया। ये 3 ऐसे मौके आए। एक मौका जब मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान था जिसमें सांप वाले मुद्दे को लपक लिया, दूसरा मोदी का ये कहना हमें 91 बार गालियां मिली, और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी का यही बजरंग दल को लपकना। और बजरंग दल वाले मुद्दे पर सारे चैनलों के चेहरे, एंकर्स लगातार घंटों कवरेज के साथ बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़कर या बजरंग दल के उत्पातियों को बजरंग बली से जोड़कर नैरेटिव बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन कर्नाटक की जनता ने उस नैरेटिव को न सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट किया कि बीजेपी जो सत्ता 113 सीटों को पार करके सत्ता हासिल करने के सपने देख रही थी, उस बीजेपी को 65 पर टिका दिया और बीजेपी से ठीक दोगुनी सीटें कांग्रेस को मिली। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी का नैरेटिव, प्रधानमंत्री मोदी का वो कैंपेन, प्रधानमंत्री मोदी के वो सारे दाव, जिस दाव को चलने में प्रधानमंत्री मोदी को महारत हासिल है, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, जो यूपी से उठकर कर्नाटक चले गए,
कई सभाएं उनकी भी हुई। लगा कि योगी आदित्यनाथ भी जो कि हिंदुत्व के मुद्दे को उभार कर वो जमीन, वो पिच तैयार कर सकते हैं, जिस पिच और जिस जमीन के सामने जो वहां का कोर इशू है, जो मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन, वो पीछे छूट जाए और हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर बीजेपी को उसकी खोई हुई जमीन, खिसकती हुई जमीन वापस मिल जाए। कांग्रेस सत्ता के करीब आती दिख भी रही है तो कांग्रेस को धकेल दिया जाए। ये सारी कोशिशें कर्नाटक में नाकाम हुई क्योंकि कर्नाटक की जनता ने तय किया कि उसे वोट देने के आधार वो हैं, मुद्दे वो हैं जो बजरंग बली और बजरंग दल के बीच नहीं है, जो झटका और हलाल के बीच नहीं है, जो हिजाब के बीच नहीं है, जो बुरके से जुड़े नहीं है, जो टीपू सुल्तान से जुड़े नहीं है। उनके लिए मुद्दे वो थे जो मुद्दे करप्शन से जुड़े थे, सरकार को लेकर सरकार की साख पर सवाल थे, बहालियों में पैसे लिए जा रहे थे, मंत्री पर आरोप थे, कांग्रेस का, माफ करें, बीजेपी का विधायक गिरफ्तार हो रहा था, बीजेपी के विधायक और उसके बेटे के पास से 8 करोड़ की बरामदगी हो रही थी, एक एक मंत्री, एक एक विधायक पर संगीन आरोप लग रहे थे। और उसके बाद कर्नाटक की जनता ने तय किया कि हम उन्हीं मुद्दों पर वोट देंगे जो मुद्दे उसके लिए जरूरी मुद्दे थे। और यही वजह है कि कर्नाटक का नतीजा कुछ ऐसा आ रहा है जो बीजेपी के लिए, और मैं कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए, 440 वोल्ट के करंट की तरह है। मामूली बात नहीं है कि बीजेपी अगर 65 पर सिमट जाती है उस सूबे में जहां बीजेपी को पिछली बार 104 या 108 सीटें मिली थी और सत्ता की दावेदार लगातार रही, और बीते 3 चुनाव में लगातार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कर्नाटक में उभरी। बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार है कर्नाटक। बीजेपी के लिए कर्नाटक जीतना बहुत मायने रखता है। और बीजेपी जिसके साथ सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, और बीजेपी जिसके कथित चाणक्य अमित शाह है, बीजेपी जिसके पास प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन्हें विश्व गुरु उनके भक्त समर्थक घोषित कर चुके हैं, और सारे हथियार, सारे हथकंडे, सारे दांवपेच, सब कुछ चलने के बाद स्क्रीन पर आप नतीजे देख रहे हैं। बीजेपी 65 सीटों के आसपास, 64-65, 133-34 कांग्रेस, वोट का फासला 7%, और उसके बाद सत्ता से बाहर बीजेपी और कांग्रेस की वहां ताजपोशी। ये लंबा जिक्र इसलिए किया ताकि ये सनद रहे और दर्ज हो कि जो हथियार आप चलते हैं, जो जनता के मुद्दे नहीं होते हैं, जहां पर जनता को लाकर ट्रैप में फंसाना चाहते हैं ताकि कोर इशू से भटक जाए, ताकि आपसे सवाल न पूछे, ताकि आपकी नाकामियों का जिक्र ना हो, और आपके इस खेल में, आपकी साजिश में, आपकी इस बिसात में सारे चैनल आपके साथ चलें, आपके साथ कदम ताल करें। आपकी रैली में, आपकी सभाओं में, आपके रोड शो में दर्जनों एंकर जब हनुमान बजरंग बली बन के पुतले या जो प्रतीक वहां चल रहे हैं उनके साथ तस्वीरें खिंचवाएं, उनके साथ वॉक थ्रू करें और देश को संदेश दे दें कि बजरंग बली पर हमला कांग्रेस ने कर दिया है। बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने में पूरी मीडिया, पूरा चैनल, पूरे एंकर, सारे लोग लग जाएं, हजारों लोगों की मशीनरी लग जाए, पूरी आईटी सेल लग जाए, और हम जैसे लोग दिल्ली में अगर वो तस्वीरें देखकर सोचें कि क्या कर्नाटक के लोग इतने नासमझ होंगे कि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि बजरंग दल और बजरंग बली में फर्क क्या है? क्या उन्हें समझ में नहीं आएगा कि बजरंग दल उन लोगों की जमात है जिन पर तमाम संगीन आरोप है? बजरंग दल के ही कार्यकर्ता थे जिन्होंने यूपी में एक इंस्पेक्टर को मारा। बजरंग दल के ही कार्यकर्ता थे जिन पर हत्या के आरोप है। बजरंग दल का ही कार्यकर्ता एक ध्रुव सक्सेना था एमपी में, जिस पर आरोप जासूसी के थे दुश्मन देश के लिए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कौन से आरोप नहीं लगे? धार्मिक त्योहार, चाहे रामनवमी हो, शोभा यात्रा हो, हनुमान जयंती हो, दशहरा हो, दिवाली हो, वैलेंटाइन डे हो, जितने त्योहार हैं हिंदुओं के, हर त्योहार पे बजरंग दल के दस्ते जिस तरह से हरकतें करते हैं हमने देखा है। और यही बजरंग दल के दस्ते जब मुसलमानों के त्योहार होते हैं तो क्या करते हैं वो भी देखा है। और यही बजरंग दल के दस्ते जब रामनवमी का जुलूस निकलता है तो किस तरह से मुस्लिम एरिया में या मस्जिद के सामने आकर नाचते गाते, उनकी मस्जिद की मीनारों पर चढ़कर झंडे फहराते, भगवा फहराते, ये सारी तस्वीरें हमने हर बार देखा, क्योंकि बजरंग दल के लोगों को लगता है ऊपर बैठे लोग उनके हिमायती हैं, सरपरस्त हैं, इसलिए उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और वो बीजेपी जो कई बार बजरंग दल के बचाव में खुलकर, बीजेपी के प्रधानमंत्री ऐसे नहीं आते,
दूरी मेंटेन करते हैं, क्यों अलग संगठन है, बीएचपी अलग है, बजरंग दल अलग है, ये तो कई बार बीजेपी वाले कहते हैं आरएसएस भी अलग है, हम वो मात्र संगठन है, लेकिन हम राजनीतिक तौर पर अलग हैं। लेकिन वो बजरंग दल को बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने एकदम गोद लेकर दत्तक पुत्र घोषित करते हुए बजरंगबली से जोड़ दिया। जनता ने सीधा संदेश दे दिया कि हमें आपका ये नाटक पसंद नहीं है, हमें आपका हिंदुत्व का ये एजेंडा पसंद नहीं है, हमें आप मूल मुद्दे से हमारी जो जरूरतें हैं, हमारे लिए जो जरूरी इशू हैं, उस इशू से भटकाकर आप बजरंगबली, हिजाब या बुर्के पर लाकर अगर हमारा वोट चाहते हो तो हम आपके साथ नहीं। यही जनता का संदेश है। ये मैं एक जनता के संदेश को अपने ढंग से, अपने नजरिए से मैं समाप्त कर रहा हूं। अब वापस एक बार समीर आत्मज के पास और सुनील जी को जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे। समीर आत्मज, जो मैंने कहा इसमें कहीं असहमति है तो आप भी दर्ज करिए। नहीं सर, बिल्कुल असहमति नहीं है, बल्कि हम लोग तो जब सुबह से ही इस पर चर्चा कर रहे हैं, और चाहे उस पर भी एग्जिट पोल्स पर भी जब चर्चा की है कि अगर यही रिजल्ट आते हैं तो निश्चित तौर पर यही सारी चीजें हैं। और हाँ, अगर रिजल्ट इसके विपरीत आते, जैसे कि तमाम कुछ राज्यों में आए भी शुरुआती दौर में पिछले 10 साल के बीजेपी वाले कार्यकाल में, तब ये जरूर कहते कि कर्नाटक की जनता भी जो है उसने इन सारी चीजों को स्वीकार कर लिया। ये सब चीज, उसके लिए भी यही सारे मुद्दे हैं। आज भले ही हमको वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, पर वोट परसेंटेज एक अलग मामला है। सीटें जो बढ़ी हुई हैं, और चूंकि वोट परसेंटेज बीजेपी कांग्रेस का भी पिछली बार थोड़ा सा ही ज्यादा था, सीटें भले कम थी, पर ये जो मैंडेट है वो सीधे तौर पर दिखा रहा है कि नहीं, इस बार लोगों ने कांग्रेस को जिताने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया। जेडीएस का वोट परसेंटेज भी अगर इतना ज्यादा कम हुआ है तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस का उतना बढ़ा हुआ है। तो ये चीज तो कम से कम साफ दिखाई पड़ रही है कि जो पब्लिक ने मन बनाया हुआ था वोट देने का, वो यही था कि उसको बीजेपी को हटाना है सत्ता से और कांग्रेस को जिताना है। तो जाहिर सी बात है कि अब वो कोई दिखाए या ना दिखाए, या किसके निर्देश पर दिखाने और ना दिखाने का फैसला होता है, अलग बात है। लेकिन अगर श्रेय लिया जाएगा किसी चीज का तो निश्चित तौर पर वो जिम्मेदारी भी उस पर दी जाएगी। स्लॉग ओवर्स में आकर के और पीएम मोदी जी बैटिंग कर देते और ढेर सारे वोट पड़ जाते, सीटें बढ़ जाती, तो अगर उसका श्रेय मिल जाता तो वही सारी चीजें करने पर जब लोगों ने रन नहीं बने, लोगों ने वोट नहीं दिए और सीटें नहीं आई, तो निश्चित तौर पर उसका भी श्रेय जाना चाहिए। मतलब ये हम लोगों की समझ, हमारी समझ तो यही कहती है। बाकी किसी की समझ कहे ना कहे, कोई दिखाए या ना दिखाए, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं यहाँ से, सॉरी बोलिए। जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपी के निकाय चुनाव में तो बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, इसका श्रेय किसको दिया जाए। तो उस पर लोग जवाब भी दे रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये श्रेय तो मोदी और योगी दोनों लोगों को दिया जाएगा। यानी वहां श्रेय अकेले मोदी या अकेले जो है वो प्रदेश अध्यक्ष या अकेले जो प्रभारी हैं वो लोग नहीं ले सकते हैं। श्रेय अगर मिलना है तो उसमें मोदी जी का नाम जुड़ा रहना चाहिए, और अगर जिम्मेदारी जहां तय होनी है हार की, तो वहां पर बाकी सारे लोगों का नाम भले जुड़ा रहे, मोदी जी का नाम नहीं जुड़ा होना चाहिए। तो ये एक अलग टेंडेंसी है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर आप श्रेय मिलता तो वो जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर जाती है। और निश्चित तौर पर इसमें और चीजों की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मोदी जी का बतौर प्रधानमंत्री जिस तरीके का आपने भी वीडियो भी अभी एक दो उनके भाषणों के सुनवाए, उन तौर तरीकों को कर्नाटक की जनता ने पसंद नहीं किया, और एक प्रधानमंत्री के रूप में इस तरह की चीजों को देश की जनता को पसंद करना भी नहीं चाहिए। ये संदेश मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए। एक और बयान है, अगर उपेंद्र प्ले कर सके, जिसमें था कि नंबर 1 बनाएंगे, नंबर 1 बनाएंगे, नंबर 1 बनाएंगे, कर्नाटक को नंबर 1 बनाएंगे। क्लीन वीडियो भी अगर है प्रधानमंत्री मोदी का तो हम वो प्ले करेंगे। सुनील जी, खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी शायद पहुंचने वाले हैं पार्टी दफ्तर, कांग्रेस मुख्यालय, और अपना बयान देंगे या बाइट देंगे, जो भी कहे। लेकिन सुनील जी, जो आपने कहा, मैंने भी अपनी बात अपने ढंग से एक समराइज किया जो मुझे लगता है। लेकिन जब यहाँ से बात होती है, चूंकि 2 चुनाव अपार बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का जीतना, और अब 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद, अभी मई महीने में है, अब इसी समय जिस समय हम लोग ये बात कर रहे हैं, इसी महीने में अगले साल शायद 5वें दौर का चुनाव होगा या हो चुका होगा, और 16 से 25 मई के बीच नतीजे आ रहे होंगे। तो
यहां से 1 साल को लेकर ही तमाम अनुमान और कयास अब लगाए जाएंगे। और इस कैविएट और इस राइडर के साथ कि उसके बाद भी विधानसभा चुनाव के नतीजे को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाना कई बार गलत साबित होता है। वो कर्नाटक के मामले में भी हो चुका है, एमपी, राजस्थान और बाकी राज्यों के मामले में हो चुका है। लेकिन आप क्या कोई कनेक्ट देखते हैं? बिल्कुल मैं कनेक्ट देखता हूं अजीत जी। एक तो मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, आप जेपी नड्डा साहब के प्रति बहुत निर्दयी हैं। तो जेपी नड्डा पर मेहरबान सारे चैनल हैं, उन्हीं का चेहरा दिख रहा है सारे चैनल। हमने कहा हम मोदी जी को ही रखते हैं। तो मोदी जी ने मैं तो इस कभी कनेक्ट को सोचा नहीं देखता होगा कि ऐसे तस्वीर दिखेगी कि राहुल गांधी यहाँ 133 पर दिखे और मोदी 65 पर दिखे। मैं इस कनेक्ट को देखता हूं और मेरा अपना ये मानना है कि अगर सरकार पब्लिक के इश्यूज की, जन सरोकार के विषयों के साथ अपने आप को जोड़ेगी नहीं, तो लोग अब उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। और अगर आप सत्तारूढ़ दल विपक्ष की तरह से बात करके अपने आप को संदर्भ में नहीं रख सकता। सत्तारूढ़ दल को आप बताना पड़ेगा कि उसकी क्या उपलब्धियां हैं, उसने जनहित में क्या क्या काम किए हैं, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके साथ उसने अपने आप को किस तरह से संबद्ध किया है। अब यह बजरंग बली और हिजाब हलाल ये सब मुद्दे चलने वाले नहीं है, क्योंकि इससे लोगों को लेना देना कुछ नहीं है। और आप गलत काम भी करते हैं ना। जय बजरंग बली कर्नाटक में चल ही नहीं सकता। हनुमान जी को लोग वहां बजरंग बली के नाम से जानते ही नहीं जानते, अंजनी के नाम से जानते हैं। जो लोग कर्नाटक में रहते हैं उनसे आप पूछ लीजिए। दूसरी चीज की, आप सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ करके अपनी अपील जारी की। अब कर्नाटक के लोग कुछ कन्नड़ी जानते हैं, अब वो क्या समझें कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको मदद कीजिए, या ये कह रहे हैं कि हमारा जान छोड़ दीजिए। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। उस अपील का भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि है क्या कि कर्नाटक जैसे राज्य, दक्षिण के सभी राज्य आप घूमे होंगे, मैं भी बहुत घूमा हूं। मेरा यह मानना है कि लोगों को अपने स्थानीय नेताओं और अपनी स्थानीय भाषा में जो कनेक्ट होता है, वह बाहर का लगभग उस तरह का कनेक्शन नहीं जोड़ पाता। तीसरी चीज यह है कि जो ये कर्नाटक के साथ जो शुरुआत है, इसी साल होने वाले जो अन्य राज्यों में चुनाव होंगे, आप सभी देखेंगे कि जो जन सरोकार के विषय है वही महत्वपूर्ण होंगे। उन्हीं विषयों पर आप राजनीतिक दलों को अपनी जवाबदेही देनी पड़ेगी कि हमने किया क्या है और हम क्या करना चाहते हैं, और किस रूप से जो जनता की समस्या है उनका समाधान आप कैसे कर सकते हैं। आप विषयांतर होकर के लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। अगर इस देश की जनता, किसी राज्य की जनता, किसी इलाके के लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, आपकी आर्थिक नीतियों से त्रस्त हैं, रुपए का मूल्य लगातार होता चला जा रहा है, तो लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे नहीं। हाँ, एक वर्ग होगा निश्चित रूप से, जो इसी कर्नाटक में भी बताया गया और दिखाई ही पड़ रहा है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, जिनको ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व तमाम तरह की जो चीजें पसंद आती हैं, हो सकता है कि उनके बीच में वो दिखाई पड़े, लेकिन बहुसंख्यक जनता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह जो उनके अपनी समस्या है उनका समाधान उनको चाहिए। सरकारें हिंदुत्व के लिए नहीं बनाई गई हैं। अगर सरकारें हिंदुत्व को लागू करने लगे तो फिर शंकराचार्य जी क्या करेंगे? चार जो पीठ बने वो क्या करेंगे? विभिन्न जो धार्मिक संगठन है वो क्या करेंगे? आप गवर्नेंस के लिए सरकार है ना, और गवर्नेंस को लेकर के इनकार करके आप लोगों को विषयांतर करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और ये केवल यही नहीं है, आप इसी चुनाव में देखिए ना, अगर जालंधर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर है तो ये लोकसभा चुनाव का संकेत है। अगर उत्तर प्रदेश के 2 विधानसभा क्षेत्रों में रामपुर का जो चुनाव है वो सामान्य चुनाव नहीं है, क्योंकि आप तो उठ ही नहीं पड़ने दे रहे हैं। आप जो चुनाव होगा आपको समझ में आएगा। मिर्जापुर में जो चुनाव हो रहा है, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी संगठन पीछे है तो इसका कोई ना कोई मतलब है। अगर स्थानीय निकायों के चुनाव में, नगर निगमों को आप छोड़ दीजिए, जो मेयर का चुनाव है, बाकी नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में अगर विपक्षी दल मजबूती के साथ आपके साथ चल रहे हैं तो अभी इसका संकेत है। यानी गोया कि एक तरफा चुनाव नहीं होने जा रहा है। आप लोगों को उनके मुद्दों से हटा करके आप नहीं ले जा सकते, और लोगों के सामने अपनी चुनौतियां बहुत जबरदस्त है। इस देश का कोना कोना महंगाई से त्रस्त है, और महंगाई पे आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस देश का कोना कोना जो किसान है वो त्रस्त है, वो तमाम तरह के हंगामों के बीच में मौज खड़ा है, आप उस पर कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस देश की महिला खिलाड़ी देश की राजधानी में पिछले कई दिनों से बैठी हुई हैं, आप उनके प्रति संवेदनहीन बने हुए हैं। मेघालय में आग लगी हुई है, आप उनके प्रति संवेदनहीन बने हुए। मतलब जो गवर्नेंस की जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति आप चुपचाप हैं, उनके बारे में आप बात ही नहीं करेंगे।
और इधर उधर की तमाम बातें आपके दिमाग में आएंगी और ये लाएंगे, आप वो लाएंगे, ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके घर में भोजन न हो और राम मंदिर में पूजा करने चला जाए। संभव कहीं होता है आज तक? किसी को किसी ने देखा है क्या? एक समय लगता है, लोगों को लगता है कि चलिए ठीक है साहब, ये चीजें आप ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, लेकिन आप नए भारत के निर्माण की जो आप बात कर रहे थे, आप उस मुद्दे पे आइए। उस मुद्दे पे आप आने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने गवर्नेंस की बात करने के लिए तैयार नहीं है। नीतियों के जो लोगों की समस्याएं हैं उनके ऊपर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। दिन प्रतिदिन शिक्षा रसातल में चलती चली जा रही है, शिक्षकों की कमी होती चली जा रही है, शिक्षा का डे बाय डे महंगी होती चली जा रही है, उस पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा खत्म होता चला जा रहा है। अरे आप किसी को कोई भी कार्ड बांट दीजिए, डॉक्टर होगा, दवा होगी, उसके रीच में होगी, तभी तो जिंदा रहेगा बेचारा। वो कैसे रह लेगा? उन विषयों पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। गोया कि आप गवर्नेंस की बात किए बगैर सत्तारूढ़ दल लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ सकता। अपनी उपलब्धियों, अपनी नीतियों और अपने कार्यक्रमों का उल्लेख किए बगैर कोई भी सत्तारूढ़ दल अपने साथ लोगों को जोड़ नहीं सकता। सत्तारूढ़ दल विपक्ष की भाषा नहीं बोल सकता है। वह केवल अपने विपक्षी दलों की आलोचना करके लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ सकता। सत्तारूढ़ दल को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि पिछले 9 सालों में उसने देश को क्या दिया। अगर लोगों की जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को दूर करने के लिए आपने क्या किया। इस देश की सीमाएं कभी असुरक्षित नहीं थी और आज भी असुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर आप जो बात करते थे कि हम उसको और मजबूत कर देंगे, वो भी आप करते हुए कहीं नहीं दिखा है। गोया कि आपके जितने भी दावे थे वो सब के सब एक्सपोज हो गए, और जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी उसको लोगों ने खारिज कर दिया। इसलिए खारिज कर दिया कि यह ध्रुवीकरण की राजनीति तब सफल नहीं हो सकती जब लोगों के सामने उनके अपने निजी सरोकार के मुद्दे ज्यादा गंभीर हैं और लोग चाहते हैं कि उन मुद्दों का समाधान सरकार दे। कर्नाटक में शुरू से ही जो कर्नाटक के जो मुद्दे थे वो लोगों के सामने बढ़ चढ़ के बोले। अगर ओल्ड मैसूर में भी कांग्रेस जीत रही है, इसका मायने है। अगर कोस्टल कांग्रेस में भी, कोस्टल कर्नाटका में भी, तटीय इलाकों के 3 जिलों में भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपना वो जन समर्थन बरकरार नहीं पा रही है या उसको बढ़ा नहीं पा रही है, तो यह भी उस प्रदेश का एक राजनीतिक संदेश है। अगर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी अपने जन समर्थन को बनाए नहीं रख पा रही है, तो इस पूरे राज्य का एक राजनीतिक संदेश है। अगर कांग्रेस बेंगलोर में चुनाव जीत रही है और अपने समर्थन को बढ़ा रही है, तो उस प्रदेश का एक राजनीतिक संदेश है। और ऐसा नहीं है कि जो समस्याएं बेंगलोर में है वो गाजियाबाद में लोगों के पास नहीं है, या वो पटना में नहीं है, या वो शिमला में नहीं है। उस सभी समस्याएं लोगों के सामने हैं, और उन समस्याओं के समाधान के लिए जो सत्तारूढ़ दल है उसको अपनी जवाबदेही बतानी पड़ेगी। उसको ये बताना पड़ेगा कि हमने किया क्या, हम कैसे आपको आगे ले जाना चाहते हैं, हम कैसे देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं। विश्व गुरु कहने से बन जाएंगे आप। विश्व गुरु बनने के लिए जो आपके पास योग्यता, क्षमता, आधारभूत संरचनाएं जब वो चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए ना। भाषण करने से हो जाएगा क्या? भाषण करने के लिए तो प्रवचन करने वाले तमाम लोग बने हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके साथी लोग बताएं कि सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने जिन इलाकों में प्रचार किया था, उन इलाकों का परिणाम क्या रहा है। हाँ, वो हम इंतजार करेंगे। अभी थोड़ा डेटा पे जाएंगे। अगर मिलता है, देखिए अगर ये मिलता है पीएम के जहां रैलियां हुई, डेटा मिलता है, देखते हैं। दूसरा, वैसे रोड शो उन्होंने बेंगलुरु में 2 दिन लगातार किया था। 4 दिन, 2 दिन नहीं, 4 दिन लगातार ही किया। आखिरी में 2 दिन लगातार किया मेरे ख्याल से। जो लंबा रोड शो था, शायद एक दिन 18-20 किलोमीटर, एक दिन 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का रोड शो है। हाँ, 26 और 10, 36 किलोमीटर का रोड शो बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने किया। तो बेंगलुरु में फिर 28 में से प्रधानमंत्री के इतने रोड शो के बाद तो जबरदस्त बीजेपी को कामयाबी मिलनी चाहिए। 28 सीट में बीजेपी को पिछली बार 11 मिली थी, कांग्रेस को 15 मेरे ख्याल से। शायद इस बार कांग्रेस को 1-2 ज्यादा ही अभी जैसा दिखते बताते। लेकिन इसका मतलब ये सारा जो तिकड़म है, रोड शो है, इमोशनल अत्याचार है, कर्नाटक को नंबर 1 बना देंगे के नारे हैं, डबल इंजन की बातें हैं। डबल इंजन के बाद भी क्या मिल रहा है ये नहीं, करप्शन है, डबल इंजन डबल लूट। हाँ, तो उसको जनता ने रिजेक्ट किया। ये तस्वीर देखिए रोड शो की, स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। ऐसे फूल फेंकते हुए लोग, सब प्रायोजित होता है कैसे सबको पता है। और उसके बाद टेलीविजन चैनल पर घंटों कवरेज, घंटों। इस रथ से 200 मीटर दूर आगे नाचते गाते एंकर्स भी चल रहे थे, और कुछ बजरंग बली बने हुए
कुछ लोग भी थे उनके हुलिया में, चूंकि उनको बजरंग बली को ही एजेंडा बनाना था और बजरंग बली ही उनका दाव था, इसलिए ये तस्वीर इस तरह के संकेत और संदेश के साथ कि बीजेपी आखिरी हथियार के तौर पर बजरंग बली को लेकर उतरी और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और एक तरह से कहते हैं ट्रम्प कार्ड मान लिया कि प्रधानमंत्री, और यही नैरेटिव होता भी है सर, बात यही कही जाती है कि आखिरी जो बॉल होता है, आखिरी ओवर होता है मैच का, उसमें प्रधानमंत्री उतरते हैं और 7 दिन में पूरा खेल 10 दिन में 12 दिन में बदल देते हैं। जब 1 महीने पहले से बात आ रही थी कि कांग्रेस बहुत आगे है कर्नाटक में, कांग्रेस को एज है, बीजेपी बहुत पीछे है, जिससे बात होती थी लोग बोलते थे नहीं, लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग ऐसा कि अभी तो प्रधानमंत्री मोदी को उतरना है, वो जब उतरेंगे आखिरी 15 और 20 दिन में गेम पलट सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब बजरंग बली और सांप ये सब बोलना शुरू किया तो बहुत सारे विश्लेषक ट्विटर पर लिख भी रहे थे कि ये क्यों दे दिया हथियार, ये बहुत बड़ी गलती की, जीती हुई सीटें या जीता हुआ सूबा अपने हाथ से कांग्रेस छोड़ रही है, गलती करना तो कोई कांग्रेस से सीखे। ये सारी बातें कही गई ट्विटर पर ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों की तरफ से, लेकिन उसके बाद जनता ने ये कर दिखाया जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 134-35, ये नंबर थोड़े 1-2 नंबर बदल रहे हैं, 135 सीटें हैं, 36 हो गई, 136 सीटें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, विंडो में भी चेंज करिए, दोनों अलग नहीं होना चाहिए। 136 सीटों पर कांग्रेस, 64 बीजेपी। 136 मतलब समझते हैं बहुमत से बीजेपी माफ करें कांग्रेस बहुत आगे चली गई, 113 और इसके बाद सीधे 136 सीटें। तो अब एक तरह से जो एक्सिस जो एग्जिट पोल था, एक्सिस बाय इंडिया का आज तक का 120 से 140 का डेटा था शायद, तो अपर लिमिट पर कांग्रेस चली गई। और मैं कहूंगा योगेंद्र यादव लगातार कह रहे थे कि अजीत भाई मुझे तो 140 दिख रहा है, मेरे वीडियो में भी उन्होंने कहा था, तो 140 टच कर गई कांग्रेस। और बार बार मैं कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे प्रचार के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के साथ चैनलों के प्रचार के बाद, क्योंकि वो अकेले नहीं है, उनके साथ सीबीआई है, ईडी है, एजेंसीज है, ताकत है, अमित शाह है, नड्डा है, आईटी सेल है और सारे चैनल हैं, और उसके साथ ये घंटों लाइव कवरेज है, 3-3, 4-4 दिन तक रोड शो की ये तस्वीरें चैनलों पर चलती रही। और उसके बाद ये नतीजे क्या कहते हैं, मैं एक वीडियो फिर से दिखाऊंगा। 18,000 19,000 लोग लगभग यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर भी लगभग 16,000 देख रहे हैं लोग। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि लगातार आप देख रहे हैं। आज मैंने और हमारी टीम ने कोशिश की कि हम बहुत कम संसाधन में, क्योंकि YouTube चैनल और बड़े चैनल कोई तुलना, कोई मुकाबला है नहीं, कहाँ सैकड़ों लोगों की टीम, 100-200 लोगों की टीम और कहाँ बहुत छोटी सी टीम, लेकिन छोटी सी टीम ने अच्छा काम किया है, उन सब की तारीफ करूंगा। जो हमारे एडिटर हैं करण, कैमरामैन एडिटर रविंद्र पाल, जो हमारे एडिटर हैं, जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो लगातार बैक एंड से रविंद्र बना रहे हैं, देखकर कई बार आपको चैनल जैसा लगेगा। उपेंद्र हैं हमारे साथ, उपेंद्र प्रताप, जो रिसर्च और प्रोडक्शन का काम देख रहे हैं, और भी 2 सहयोगी हैं जिनका नाम अभी नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो कह रहे हैं मेरा नाम मत लीजिए, तो उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उसकी कुछ वजह है। तो ये टीम है जो काम कर रही है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हमारा मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी आप तक पहुंचाएं। अच्छे गेस्ट मेहमान जैसे सुनील जी बैठे हैं प्रयागराज से, समीर आत्मज हैं एनसीआर से, गाजियाबाद से, योगेंद्र यादव हमारे साथ थे, गौरव बल्लभ बेंगलुरु से हमारे साथ थे, गुरदीप सप्पल हमारे साथ बेंगलुरु से हमारे साथ थे, ओंकारेश्वर पांडे, अजीत द्विवेदी, शरद प्रधान लखनऊ से, ऐसे बहुत सारे मेहमान हमारे साथ लगातार थे, इसलिए उन सभी मेहमानों का भी शुक्रिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो बयान मैं सुनाना चाहता हूं ताकि ऑन रिकॉर्ड सनद रहे कि प्रधानमंत्री मोदी वोट मांगने के लिए क्या क्या इस चुनाव में करते रहे, क्या क्या करते रहते हैं और आगे 1 साल क्या क्या कर सकते हैं। ये ट्रेलर था। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि बजरंग दल वाला, बजरंग बली वाला नैरेटिव नहीं चला कर्नाटक में, तो बीजेपी शायद इससे सबक लेगी, बीजेपी कोर्स करेक्शन करेगी, बीजेपी को लगेगा कि यह हथियार नहीं चला तो अब कोर इशू पर आओ। मुझे इस पर शक है, क्योंकि बीजेपी का कोर इशू बीजेपी के लिए मंदिर ही है।
बीजेपी का कोर इशू हिंदुत्व ही है। बीजेपी का कोर इशू यही है कि 2024 के चुनाव के पहले अयोध्या में राम मंदिर बन जाए और लोगों के सामने राम मंदिर लेकर जाएं और बीच बीच में कॉमन सिविल कोड की बात करते रहे। कभी गिरिराज सिंह करे, कभी कोई साक्षी महाराज करे, कभी कोई अमित शाह करे, कभी कोई करे। बीजेपी उसी एजेंडे पर 2024 में भी जाएगी। बीजेपी कोई कोर्स करेक्शन नहीं करने वाली है। लेकिन कर्नाटक की जनता ने बीजेपी की उस स्ट्रेटजी को, बीजेपी की उस पॉलिटिक्स को, बीजेपी की उस नफरत की राजनीति को, मैं नफरत की राजनीति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप हिंदू और मुसलमान के बीच एक तबके को किनारे करते हुए जब आप ऐसे भाषण देते हैं, जब आप बजरंग बली बोलकर नारे लगाकर वोट मांगते हैं, जब धार्मिक आधार पर वोट मांगते हैं जो चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है प्रधानमंत्री होते हुए, तो जाहिर है आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और किस तरह से वोट चाहते हैं। लेकिन कर्नाटक की जनता ने बहुत संजीदगी के साथ इस चाहत को, इस हसरत को खारिज किया। प्रधानमंत्री मोदी का एक और बयान, जो वो वोट कैसे मांग रहे थे, उसको देखिए, सुनिए और इस नतीजे को ध्यान रखिएगा। 136 सीटें कांग्रेस, 64 सीटें प्रधानमंत्री मोदी। और जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पिछले 3 दिनों से, जब से एग्जिट पोल के नतीजे आए, किसी चैनल पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिखने लायक वो रहे नहीं रुझान और नतीजों और एग्जिट पोल के हिसाब से। वरना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी होते, आदम का कटआउट होता चैनलों पर, और शाम को तो हर चैनल पर मोदी जी 100 किलो के माला में लदे फदे मोदी जी तो होते ही। लेकिन आज मोदी जी नहीं दिखेंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी को आज शाम को उसी तरह से बीजेपी ऑफिस में आकर कहना नहीं चाहिए कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, हम समझा नहीं पाए? जब किसान दिल्ली से कृषि कानून वापस कराने के लिए बैठे थे तो मोदी जी को लगा तपस्या में कमी रह गई। क्या इस बार कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या में कमी रह गई? ये कबूल करेंगे? हार को कबूल नहीं करते, जीत के साथ हार पहनते। हार मतलब माला, इस हार को नहीं कबूल करते। तो फिर से प्रधानमंत्री मोदी का बयान, वो जिस बयान को देकर, जिस तरह के भाषण देकर प्रधानमंत्री मोदी ने वोट मांगे थे, सुनाया जाए। आपके बीच कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए एक रोड मैप लेकर आई है। आप मुझे बताइए, आज पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटका को नंबर 1 बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आप सच्चे दिल से बताइए, कर्नाटका को नंबर 1 कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? आपका एक वोट बना सकता है। जो बीजेपी को आप वोट देंगे ना, वो कर्नाटका को नंबर 1 बनाएगा। ये प्रधानमंत्री का था कि कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है, आपका एक वोट बना सकता है। 4 साल में कर्नाटका को ये किया कि करप्शन में कर्नाटका को नंबर 1 बना दिया। 4 साल में प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी ने यह किया कि करप्शन के इतने सबूत कर्नाटका में मिले, करप्शन के ऐसे आरोप प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के मंत्री पर लगे कि बीजेपी का एक समर्थक, बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो ठेके लेता था, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम चिट्ठी भेजकर अपनी जान दे दी जिसने, और प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के कर्नाटका में मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसी ईश्वरप्पा को वोट करके और उसके बाद पार्टी के लिए डटे रहने के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका को डबल इंजन की सरकार देकर नंबर 1 बनाना चाहते थे, लेकिन उसी प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के वहां विधायक 8 करोड़ नगद नारायण के साथ पकड़े गए। लेकिन दूसरे राज्यों में ईडी और इनकम टैक्स कैसे काम करता है आपको पता है, वहां लोकायुक्त ने पकड़ा था। अब प्रधानमंत्री मोदी का फिर से वो 3 बयान एक बार सुना दूं और तब दोनों मेहमानों से बात करूं। बार बार ये बयान मैं सुनाना चाहता हूं ताकि ये ऑन रिकॉर्ड हो कि देश का प्रधानमंत्री जिसने 9 साल देश की सत्ता संभाली, 16 राज्यों में जिस प्रधानमंत्री की पार्टी की सरकार है, जिस प्रधानमंत्री को सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री माना जाता है क्योंकि 303 सीटें जनता ने दी, अपार बहुमत, वो प्रधानमंत्री चुनाव के समय जब जाते हैं तो बजरंग बली और केरला स्टोरी,
केरला स्टोरी का भी नाम लेते हैं। केरला स्टोरी कोई वोट मांगने की वजह हो सकती है? जिस केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा की तरह बनाया गया, 3 लड़कियों की कहानी को 32,000 लड़कियों की कहानी बता दिया गया। डिस्क्लेमर लिखना पड़ा फिल्म के निर्देशक को, प्रोड्यूसर को, कि इसमें काल्पनिक लिबर्टी ली गई है, क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, और उस केरला स्टोरी का जिक्र करते। क्या आपके पास मुद्दों की कमी है? क्या आपके पास अपने किए गए काम पर आपको भरोसा नहीं है? इन सवालों के साथ लगातार हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछने का काम राष्ट्रीय मीडिया के वो चेहरे, वो चैनल जिनका काम है वो सवाल नहीं पूछते। वो सवाल तब पूछते जब आज कांग्रेस की बुरी तरह से हार होती, तो राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर हर चैनल मरसिया लिख रहा होता, और प्रधानमंत्री की शान में ऐसे कसीदे पढ़े जाते कि शब्द कम पड़ जाते। डिक्शनरी में जितने भी लफ्फाजी और चमचागिरी के शब्द हैं, वो सारे शब्द आज शाम को आप डीएनए में देखते, दंगल में देखते, हल्ला बोल में देखते, आर पार में देखते, जितने शोज हैं, हर शोज में आप यही देखते कि मोदी का मैजिक चल गया, मोदी का जादू चल गया, मोदी पर जनता ने कैसे भरोसा किया, और कैसे मोदी ने कर्नाटक में बीजेपी को जिता दिया अपने दम पर। आज